अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा रेशो एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम लिक्विडिटी रेशोस, एक्टिविटी रेशोस के हवाले से वर्किंग करेंगे। इससे पहले भी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो लिक्विडिटी रेशोस और एक्टिविटी रेशोस पर ही कर रहे थे, लेकिन आज के क्वेश्चन में हम रुपीस, परसेंटेज, चेंजेस और मिसिंग फिगर्स के ऊपर वर्किंग करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये ईयर 2012 रेगुलर क्वेश्चन 4 और इसके दो पार्ट्स आपके पास आए थे। पहले पार्ट के अंदर आपसे कुछ रेशियोज पूछे गए थे, उसकी परसेंटेज चेंजेस रुपीस में भी पूछी गई थी और उसके अलावा कैश रेशियो भी आपसे पूछा हुआ था। पार्ट बी के अंदर हम जो बात करेंगे वो एक्टिविटी रेशियोज और मिसिंग फिगर की बात करेंगे, जिसमें हम इन्वेंट्री टर्नओवर का रेट और उसकी एवरेज एज के हवाले से बात करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द डेटा शोन बिलो इज टेकन फ्रॉम द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ मकसूद अली एंड कंपनी। मकसूद अली एंड कंपनी का कंपैरेटिव यानी कि 2 साल का डेटा 2009 और 2010 का आपके सामने मौजूद है, जिसके अंदर आपके पास कुछ करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज और इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल यानी कि फिक्स एसेट भी मौजूद है। कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्लांट इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया। टोटल किया जो आपके टोटल एसेट हैं 248 है। अगर आपको करंट रेशियो बोलते हैं तो आप जस्ट ये वाले करंट एसेट ही उठाएंगे। उसके अलावा करंट लायबिलिटीज का टोटल आपके पास दोनों सालों का दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2009 में कैश 16 था, 10 में 30 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज है। इसी तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल और बाकी एसेट के हवाले से भी डेटा दिया हुआ है, कोई इंक्रीज हो रहा है और कोई डिक्रीज हो रहा है। उसके अलावा रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहे हैं कि रिकॉर्ड द फ्रॉम द अबव डेटा कैलकुलेट फॉर 2009 एंड 2010। 2009 और 2010 के लिए आपने क्या कैलकुलेट करना है? ए, वर्किंग कैपिटल आपने कैलकुलेट करके बताना है। पार्ट बी में आप करंट रेशियो बताएंगे दोनों सालों का और एसेट टेस्ट रेशियो आप बताएंगे दोनों सालों का। इसके बाद सेकंड रिक्वायर्ड के अंदर आपसे कह रहा है कि कंप्यूट रुपी एंड परसेंटेज चेंजेस इन 2010 एज कम्पेयर टू 2009 फॉर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के अंदर 2010 और 2009 का कंपैरिजन करके बताना है कि जो चेंज आया उसमें कितना फर्क है, क्या चीजें इंक्रीज हुई, क्या चीजें डिक्रीज हैं। थर्ड पार्ट के अंदर आपको कह रहा है कि कंप्यूट द रेशियो ऑफ कैश टू करंट लायबिलिटीज। सिर्फ कैश का करंट लायबिलिटीज से कंप्यूटेशन करके आपने रेशियो निकालना है 2009 के लिए भी और 2010 के लिए भी। यानी देखना होगा कि आपका कितना कैश अवेलेबल है आपकी करंट लायबिलिटीज को बेचने के लिए, पे ऑफ करने के लिए। तो ये आपका पहला पार्ट था। उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पार्ट ए के सॉल्यूशन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए के सॉल्यूशन के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि कंप्यूटेशन कर लिए करंट एसेट की, 2009 की भी 2010 की भी। 2009 में कैश 16,000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज 20,000, अकाउंट रिसीवेबल 45,000, इन्वेंट्री 60,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। तो टोटल करंट एसेट आपके पास हो गए 143। 2010 के अंदर 30,000 कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 10,000, 55,000 का अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री 75,000 की और 4,000 के प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो टोटल में आपके करंट एसेट इंक्रीज होकर 1,74,000 पर चले गए हैं। तो वर्किंग कैपिटल निकालें तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको मालूम है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट आपने 143 कंप्यूट किया, उसमें करंट लायबिलिटीज आपके पास 60,000 गिवन थी, माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल 2009 के लिए कितना आया? 83,000। यानी कि 2009 में डेली रिक्वायरमेंट आपकी जो है वो 83,000 रुपीज की है। इसी तरीके से 2010 का वर्किंग कैपिटल निकालें तो 1,74,000 माइनस 80,000। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 94,000। यानी कि 2010 में आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस ऑपरेट करने की वो 94,000 रुपीज है। करंट रेशियो निकालें तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट 143 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 60,000। तो आपके पास आंसर आया 2.38:1। यानी कि 1 रुपए की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास सुफिशियंट कैश मौजूद है, यानी कि 2.38। अगर आप पे कर लेते हैं करंट एसेट में से तब भी आपके पास 1 रुपये 38 पैसे इस तरीके से बच सकते हैं।
और 10 के अंदर बात करें तो 1,74,000 को डिवाइड करेंगे 80,000 से, तो आपका करंट रेशो क्या आया, 2.18:1 आया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2009 के कंपैरिजन में आपका जो रेशो है वो डिक्रीज हुआ है। एसेट तो बढ़े हैं लेकिन उसके साथ साथ आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई हुई हैं, जिसकी वजह से आपका करंट रेशो जो है वो कम हुआ है। इसी तरीके से एसेट टेस्ट रेशो की बात करें, क्विक एसेट रेशो या क्विक रेशो की बात करें तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट कौन कौन से होंगे, यहाँ पर कैश होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और रिसीवेबल, बाकी इन्वेंट्रीज और प्रीपेड्स हमारे क्विक एसेट का पार्ट नहीं होते हैं। तो इन तीनों को प्लस किया तो ये 81,000, करंट लायबिलिटीज आपके पास 60,000, तो आपके पास रेशो आया 1.35। ठीक है ना, रेशो 1, यानी कि आपके पास सफिशिएंट एसेट रेशो या क्विक एसेट्स हैं जो कि आपकी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। 2010 में आपके पास जो क्विक रेशो है वो बढ़कर 95,000 के हो गए और करंट लायबिलिटीज आपके पास 80,000 की हो गई। रेशो निकाला कंप्यूट करके तो 1.19 हो गया। तो यहाँ पर आपका रेशो जो है वो कम हो गया 2009 के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एसेट तो बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका रेशो कम हो रहा है। ये था आपका पहला पार्ट। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम कंपैरिजन आपको बताएंगे और परसेंटेज चेंज भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज तमाम लिख ली। कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टोटल करंट एसेट और टोटल करंट लायबिलिटीज है। 2009 के अंदर कैश आपके पास 16,000 था, 10 में कितना हो गया 30,000, माइनस किया तो चेंज रुपीज में कितना आ गया 14,000। मार्केटेबल सिक्योरिटीज 20,000 था, अब 10 हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि माइनस का 10,000 का चेंज। अकाउंट रिसीवेबल 45 था, अब 55 हो गया, तो इसका मतलब 10,000 से इंक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है। इन्वेंट्री 60 की थी, चेंज होकर 75 हो गई, इसका मतलब 15,000 का चेंज है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास 2,000 के थे, अब 4 हो गए, इसका मतलब 2,000 से इंक्रीज हुए हैं। और टोटल करंट एसेट आपके पास पहले 143 थे, अब 174 हो गए, तो टोटल चेंज कितना आया 31,000। इसको आप प्लस माइनस भी कर लेंगे तो 31,000 आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज आपके पास 60 थी, अब 80 हो गई, माइनस करवाया तो इसका मतलब 20,000 से इंक्रीज हुई है। ये तो आपके पास रुपीज के अंदर चेंज था। परसेंटेज में चेंज आप किस तरीके से मालूम करते हैं कि जो चेंज आया है उसको आप बेस ईयर से डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है ना, ये चेंज है, ये बेस ईयर से डिवाइड करवाया और मल्टीप्लाई करवाया 100 से, तो पता क्या चला कि आपके कैश के अंदर 87.5% चेंज आया है। इसी तरीके से मार्केटेबल सिक्योरिटीज 10,000 ये वाला और डिवाइडेड बाय बेस ईयर 20,000, 50% का चेंज आया जो कि डिक्रीज हुआ है। कैश इंक्रीज हुआ था और ये डिक्रीज हुआ है। इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल 10,000 डिवाइडेड बाय 45, तो 22.22% से इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद इन्वेंट्रीज 15,000 डिवाइडेड बाय 60,000, आंसर आया 25%, 25% से इंक्रीज हुआ। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 था, 2,000 से इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब 100% इसके अंदर इंक्रीज है। और अगर टोटल करंट एसेट की बात करें तो 31,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 143 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 21.67% से टोटल एसेट आपके इस साल इंक्रीज हुए हैं। और लाइबिलिटीज की बात करें तो 20,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 33.33% से आपकी लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमसे थर्ड पार्ट में उसने क्या बात पूछी थी कि आप रेशो बताएं कैश का टू करंट लायबिलिटीज। तो आप करंट लायबिलिटीज की जो 2009 में अमाउंट थी और जो 10 में अमाउंट थी, ये 2010 का है, वो आप सेम रखेंगे लायबिलिटीज की अमाउंट, और दोनों में से आप जस्ट कैश उठा लेंगे। तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा, कैश डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कैश आपके पास कितना था 16,000 गिवन था, उसको डिवाइड किया 60 से, तो आपके पास आंसर क्या है 0.267:1, यानी कि आपके पास, आप राउंड ऑफ करके कह लें 27 पैसे हैं 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए, जस्ट अगर कैश की बात करें। इसी तरीके से अगर 2010 का निकालें तो 2010 में कैश आपका बढ़कर 30,000 हो गया, लेकिन लाइबिलिटीज भी बढ़ी, तो आपके पास
1000 की लाइबिलिटी से डिवाइड करवाए 30,000 कैश को, तो आपका कैश टू करंट लाइबिलिटी रेशियो कितना आ गया? 0.375। राउंड ऑफ करें तो आपके पास जब कैश बढ़ा है 87.5% से, तो आपका रेशियो भी बढ़ेगा। इसका मतलब आपके पास अब जो है 2010 के अंदर 1 रुपए की लाइबिलिटी को पे करने के लिए सिर्फ 37 रुपए या 38 रुपए राउंड ऑफ करें तो कैश अवेलेबल है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था जिसके तीनों रिक्वायर्ड हमने आपको समझाए हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं हम इसके पार्ट बी की तरफ और देखते हैं उसमें आपको क्या कह रहे हैं। एक्टिविटी रेशियो का पार्ट है, कह रहे हैं द एवरेज इन्वेंट्री ऑफ एक्स वाई कंपनी एज कॉस्ट प्राइस इज ₹40,000। यानी कि एक्स वाई कंपनी की जो एवरेज इन्वेंट्री है ना, उसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है? 40,000 की है। सेल फॉर 2011 वर मेड एट 20% अबव कॉस्ट एंड टोटल ₹3 लाख। ठीक है ना, आपने 3 लाख की सेल की है, सिंपल सा माना 2011 में आपने 3 लाख का माल बेचा है, लेकिन ये जो 3 लाख का माल बेचा है ये 20% अबव कॉस्ट बेचा है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 3 लाख से कम ही हुई होगी। तो आपको रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं कि व्हाट वाज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेट। ठीक है ना, टाइम्स में आपसे पूछ रहे जो आप निकालते थे, यहाँ रेट बोल दिया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट यानी कि टाइम्स निकालना है, और व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। एज से मुराद के इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा जी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये बात मालूम है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेट निकालेंगे तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने के लिए मालूम करनी पड़ेगी। तो अगर हमें टाइम्स मालूम हो गया तो एवरेज एज भी हमें मालूम हो जाएगी। तो चलते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले आप कंप्यूटेशन करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो सेल जो है वो 20% अबव द कॉस्ट बेची थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई बाय, आप किसी चीज की तरफ जा रहे हैं तो टोटल जो है ना वो नीचे आप ले गए, और 100 जो उसका पार्ट है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो 100% है। ठीक है ना, कॉस्ट 100% है तो अबव पे बेचिए 20%, अबव पे बेचिए 20%। ठीक है ना, तो इज इक्वल टू किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी सेल है 120% है। ठीक है जी, तो इसको हमने रिवर्स किया। सेल आपके पास 3 लाख की थी, मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया 120 से, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई? 2,50,000। यानी कि आपने 2,50,000 रुपए का जो माल है वो 3 लाख रुपए में बेचा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मालूम हो गई। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेट टाइम्स निकाल लें, जिसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री है। एवरेज इन्वेंट्री से मतलब से मुराद होता है ओपनिंग प्लस एंडिंग। ठीक है ना, और डिवाइड कर देते हैं आप उसको 2 से। लेकिन यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन है 40,000, तो आप डिवाइड करवा दें 250 से, तो आपके पास क्या आंसर आ गया? इन्वेंट्री टर्नओवर का रेट 6.25 टाइम्स। ठीक है, अब इसकी एज निकालें या डेज निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि 365 डेज, और इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स जो आपने निकाला होता है ऊपर, उससे डिवाइड करवा देते हैं। तो जब आपने 365 डेज को 6.25 टाइम से डिवाइड करवाया तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज कितना आ गया? 58.4 डेज आ गए, यानी कि तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर आपकी इन्वेंट्री जो है वो सोल्ड आउट हो जाती है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन और इसके दोनों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।